नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 10 दिन का समय बचा है और जितने भी गंभीर अभ्यर्थी हैं, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने इस समय तक अपनी जो तैयारी है, अपनी जो प्रिपरेशन है, वो ठीक-ठाक तरीके से कर ली होगी। और इस समय पर मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा, एक ही सलाह देना चाहूँगा कि इस समय पर खास करके जो जीएस वाला पोर्शन है, उससे जुड़ा हुआ कोई भी नया मटेरियल पढ़ने से बचें। अब तक आपने जिस तरीके से तैयारी की है, जिस सोर्स को भी आपने फॉलो किया है, जिन बुक्स को आपने पढ़ा है, आप उन्हीं का रिवीजन करें, ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि पीसीएस के प्रीलिम्स की हम बात करें तो उसमें करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और प्रीलिम्स को कैसे निकाला जाए, निकालने के लिए भी यानी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए भी, मेंस तक पहुंचने के लिए भी करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और करंट अफेयर्स को लेकर के एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति रहती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक 30-35 जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये एक छोटा नंबर नहीं होता, एक बड़ा नंबर होता है। और 30-35 प्रश्नों में से अगर हम 25 प्रश्न तक या 30 प्रश्न तक अगर कर पाएँ कैसे भी करके, तो कहीं न कहीं हमारे प्रीलिम्स की जो राह होती है, वो आसान हो जाती है। मैंने आपको प्रहार मैगज़ीन के थ्रू पहले भी 1 साल का पूरा करंट अफ़ेयर्स इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया है, जिसमें लगभग सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। लेकिन मैंने फिर भी आपसे ये कहा था कि क्योंकि प्रहार मैगज़ीन है, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं कहीं-कहीं पर। हालाँकि मैगज़ीन काफ़ी वैल्यूएबल है और उसमें से 16, 17 या 18 प्रश्न डायरेक्टली आपको मिल जाते हैं। ये मैंने आपको प्रोवाइड भी कराई है और आपको वीडियो के माध्यम से भी यहाँ से चीज़ें मैंने क्लियर करी हैं। तो उसमें से आपको नो डाउट 16-17 क्वेश्चंस तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इस मैगज़ीन के साथ में कोई एक मैगज़ीन, 2 मैगज़ीन्स के नाम मैंने आपको बताए थे, या तो घटनासार लीजिए या फिर आँख वाली जो आई दृष्टि आती है, वो लीजिए। उस बुक को रेफ़रेंस के तौर पर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि कुछ एरर्स वग़ैरह हों, तो वो भी क्लियर होते चले जाएँ और कुछ जो गैप रहता है हमारा पढ़ाई में, वो जो है, वो वहाँ से फ़िल होता चला जाए, ठीक है? और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने या तो घटनासार या आई दृष्टि वाली जो मैगज़ीन है, उसको कम से कम 1-2 बार रीड भी किया होगा। अब 10 दिन में हम कुछ नया पढ़ने से तो रहे, लेकिन जो हम कर सकते हैं या जो हम ऐसा काम कर सकते हैं जिससे कहीं न कहीं हमारे प्रीलिम्स पर थोड़ा-सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो वो ये कर सकते हैं कि हम अपने करंट अफ़ेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है? तो ऐज़ आई प्रॉमिस कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करंट अफ़ेयर्स का लास्ट टाइम पर रिवीजन कराऊँगा, तो ये दृष्टि वाली जो मैगज़ीन है आपकी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका हम रिवीजन करेंगे और 2-3 दिन में इस पूरी मैगज़ीन को हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आप जुड़ते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग आपको लगाना नहीं है कि आप अब टिक लगाने लगें या मैगज़ीन पर हाइलाइट करने लगें, वो करने से मतलब नहीं है, केवल आपको सुनना है, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपका रिवीजन भी ठीक तरीके से हो जाएगा। जिन लोगों ने मैगज़ीन को एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बड़े गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिन्होंने 2-3 बार मैगज़ीन को कवर कर लिया होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो एक बार पढ़ के ही बैठ गए होंगे। एक बार पढ़ के आप बैठ जाएँगे तो क्वेश्चन पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप आंसर सही तरीके से टिक नहीं कर पाएँगे। तो उनके लिए ये जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है कि आपने मैगज़ीन को एक बार पढ़ा है तो एक बार यहाँ से आप सुन लेंगे। मैगज़ीन के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं सारे-सारे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी को मैं यहाँ से आपको कवर कराऊँगा, तो इसको सुनेंगे तो डेफ़िनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं। 1967 तक जो लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होते थे, उनको एक साथ आयोजित किया जाता था। अब जो नया प्रपोज़ल आया है, उसके अनुसार देश में जो चुनाव होंगे, वो 2 चरणों में कराए जाएँगे, ठीक है? पहला चरण जो होगा, पहले चरण में जो भी लोकसभा और राज्य विधानसभाएँ हैं, उनके चुनावों का आयोजन होगा और दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिन के अंदर जो भी हमारे स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनाव आयोजित होंगे, ठीक है? तो पहले चरण में लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव, दूसरे चरण में पहले चरण के 100 दिन के अंदर, जैसे ही पहले चरण के जो चुनाव हो जाएँगे, उसके 100 डेज़ के अंदर-अंदर जो भी हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं, स्थानीय निकाय हैं, उनके चुनावों का आयोजन किया जाएगा। और संविधान में इसके लिए जो अमेंडमेंट किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा, वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह, इनसे जुड़ी हुई कौन-सी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं? 1 सितंबर 2024 को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। और यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो आप याद रखेंगे, जैसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो ध्वज होगा, उसका कलर कैसा होगा? नीले रंग का होगा। ध्वज में न्यायालय के भवन के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है, ठीक है? यानी ध्वज जो है, झंडा जो है, झंडे में न्यायालय का भवन बना हुआ है और भवन के ऊपर अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है? संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जो हमारा एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना की जाती है। और 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था और इसके पहले न्यायाधीश जो थे वो हीरालाल जे कानिया थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वधवन बंदरगाह का शिलान्यास किया गया है।
ये कहाँ पे होगा वधवन बंदरगाह? तो ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये जो बंदरगाह है इसे हर हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफ़ील्ड ड्रिप ड्रोन महापत्तन के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीनफ़ील्ड ड्रिप ड्रॉप महापत्तन के रूप में इसका जो डेवलपमेंट है वो किया जाएगा। जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है? वधवन प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इसमें जो पूरी की पूरी लागत आएगी वो आएगी 76,220 करोड़ रुपए जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने महापत्तन हैं, तो 12 महापत्तन है और जिनका जो स्वामित्व है वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास है, ठीक है? इसके बाद में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात करते हैं। इसको मंजूरी कब मिली है? 2 सितंबर 2024 को, ठीक है? 2 सितंबर 2024 को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे? गुजरात में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये जो इकाई है ये किसके अंतर्गत स्थापित की जाएगी? ये काइंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी गुजरात में। और ये जो यूनिट इस्टेब्लिश की जा रही है, इसकी जो क्षमता होगी वो 60 लाख चिप्स पर डे प्रोडक्शन जो है ये इकाई करेगी। तो इसकी ये कैपेसिटी है। भारत में कुल 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना की मंजूरी दी गई है और केंद्र सरकार ने ये जो मिशन है सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, इसको मंजूरी कब दी थी? ये 2021 से लगातार जो है इस पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये अभियान जो है वो चलाया है, इसकी घोषणा की है। नाम याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नति ग्राम अभियान। इस अभियान के तहत 63,000 गांव और 5 करोड़ जनजाति के लोगों को जो है लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन, ठीक है, के अंतर्गत 1,000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा। और जनगणना 2011 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो 10.5 सीआर है, ठीक है? नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, इसके बारे में बात करते हैं। 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। संचालन कहाँ से कहाँ तक इसका होगा? तो अहमदाबाद और भुज के बीच में इसका संचालन होगा। ये एक इंटर सिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 15 फरवरी 2019 को पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को नई दिल्ली प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। ये पिछला फैक्ट है। 2019 में जो है पहली वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? नई दिल्ली से वाराणसी के मार्ग पर वाया प्रयागराज। 1 सितंबर 2024 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट को जो है रवाना किया गया था। 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी सितंबर 2024 में, ठीक है? 2 सितंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा ये जो अधिसूचना है 23वें विधि आयोग के गठन की, ये जारी की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 वर्षों के लिए विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विधि आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? 3 वर्षों के लिए किया गया है। इसका जो हेड ऑफिस रहेगा वो न्यू दिल्ली में रहेगा। 22वां विधि आयोग जो इससे पहला विधि आयोग था, इसका कार्यकाल कब समाप्त हुआ? 31 अगस्त 2024 को इसका कार्यकाल समाप्त हुआ। और जो भारत का विधि आयोग है, ये कैसा निकाय है, कैसी बॉडी है? तो ये एक गैर संवैधानिक बॉडी है, ठीक है? इसका गठन कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के लिए किया जाता है। तो ये जो 23वां विधि आयोग है, इसका गठन 3 वर्ष के लिए किया गया है, ये याद रखेंगे। इसके बाद में यूपीएस के ऊपर बात करते हैं। एकीकृत पेंशन योजना 24 अगस्त 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसको मंजूरी प्रदान की। ये कब से प्रभावी होगी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1 अप्रैल 2025 से इसको प्रभाव में लाया जाएगा, लागू होगी। न्यूनतम 10 वर्ष तक सेवा प्रदान करने वाले जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको यूपीएस का पात्र बनाया जाएगा, ठीक है? कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 महीने में जो सैलरी मिली होगी उसका एक औसत निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। उनका औसत जो मूल वेतन होगा उसका एक मतलब मूल वेतन का जो लास्ट 12 मंथ्स में जो उनको सैलरी मिलेगी उसका एक औसत निकाल करके उसके 50% के बराबर जो राशि है, पैसा है, वो मूल पेंशन के रूप में यूपीएस के अंतर्गत दिया जाएगा। उपरोक्त पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी, यानी कर्मचारी को कम से कम 25 वर्ष अपनी जिस भी सर्विस में वो काम कर रहा है, जिस भी नौकरी में काम कर रहा है, उसको 25 वर्ष की सेवा जो है वो ज़रूरी होगी। 25 अगस्त 2024 को यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला राष्ट्र जो है वो महाराष्ट्र बना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? यूपीएस को मंजूरी प्रदान करने वाला
पहला राज्य कौन-सा है? वो महाराष्ट्र है। हैदराबाद मुक्ति दिवस, भारत सरकार ने 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और हैदराबाद के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि हैदराबाद जो था भारत की स्वतंत्रता के समय निजाम के अधीन था, ठीक है? ये जो एक रियासत थी, इसने खुद को स्वतंत्र घोषित नहीं किया था। मतलब भारत की स्वतंत्रता के साथ में वैसे तो पूरा भारत ही जो है एक 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 तरीके से कह सकते हैं एक नियम के नीचे आ गया था। लेकिन जो हैदराबाद रियासत थी या एक तरह से जूनागढ़ रियासत थी, कश्मीर थी, ठीक है? तो यहाँ के कुछ ऐसे विवाद रहे थे, कुछ ऐसी स्थितियाँ रही थी कि ये भारत के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हुए थे, तो इनको जो है अलग-अलग तरीके से भारत में मिलाया गया था। तो ऐसे ही हैदराबाद के बारे में बात करें तो ये निज़ाम के अधीन था। 17 सितंबर 1948 को एक अभियान चलाया गया ऑपरेशन पोलो के नाम से, ठीक है? ये एक पुलिस कार्यवाही थी और इसके द्वारा जो है इस हैदराबाद को निज़ाम से मुक्ति दिलाई गई और इसे भारत के अंतर्गत शामिल किया गया। इसकी अधिसूचना जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की अधिसूचना जो है 12 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। मिशन मौसम के बारे में बात करते हैं। यह केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। यह मौसम की चरम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में नागरिकों की मदद करने का काम करेगा। मिशन मौसम 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस मिशन के लिए 2 वर्षों के लिए कितने का बजट जो है वो निर्धारित किया गया, तो 2000 करोड़ रुपए का जो है बजट इसके लिए निर्धारित किया गया। उद्देश्य क्या है इसका कि हर मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, इसके बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी अवधि जरूर याद रखेंगे, ठीक है? 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक इसकी अवधि रहेगी। इस अभियान का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका जो केंद्रीय विषय है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता इसका केंद्रीय विषय है। संविधान हत्या दिवस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और ये किसके उपलक्ष्य में जो है संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किया गया था इंदिरा गांधी के समय में। संविधान में भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान जो है वो दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद में कितने बार आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 3 से 4 जुलाई 2024 को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत को एआई नवाचार में विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना। इस सम्मेलन में कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फ्यूचर स्किल, स्टार्टअप वित्त पोषण और सुरक्षित एआई के विकास को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो एआई मिशन के 7 स्तंभों के अनुरूप है, ठीक है? नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा जिले में किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नया नालंदा विश्वविद्यालय एक गैर राज्य, गैर लाभकारी, स्वशासी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में जाना जाएगा और भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो इस विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जो हैं इस विश्वविद्यालय के कौन हैं? कुलाधिपति हैं। नाम ये याद रखेंगे, ठीक है? आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा नालंदा बिहार यानी बिहार का एक स्थान है नालंदा, वहां पर नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। यही आगे चल करके नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं 2024 में, ठीक है? और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया। संविधान के आर्टिकल 124 के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये आप सभी जानते हैं। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था और 28 जनवरी 2024 को यानी इस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की जो हीरक जयंती वर्ष है उसकी शुरुआत की।
लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के ऊपर बात करते हैं। 21 जून 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों को लागू कर दिया गया है और ये अधिनियम जो था ये 6 फरवरी 2024 को लोकसभा से पारित हुआ था, 9 फरवरी 2024 को ये राज्यसभा से पारित हुआ था और 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर हुए थे, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी इसे प्राप्त हुई थी और ये कानून बन गया। उद्देश्य क्या है इसका? जो भी लोक परीक्षाएं हैं उसमें जो भी गलत लोग होते हैं, अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं, उसको रोकना जो है इसका उद्देश्य है। इसमें अपराध के लिए 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 24 जुलाई 2024 को बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 प्राप्त किया पारित जो है वो किया गया, यानी जुलाई के महीने में बिहार ने भी इस तरीके का जो विधेयक है वो पारित कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को इस अधिनियम को अधिसूचित किया है। 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा ये विधेयक पारित किया गया था। इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इन देशों से भारत आए हजारों हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी प्रवासियों को लाभ होगा, जो 31 दिसंबर 2024 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या है? प्रवासियों के लक्षित समूह को सिटीजनशिप देना है, नागरिकता देना है, भले ही उनके पास नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई भी वैध यात्रा डॉक्यूमेंट हो या न हो। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, यह एक जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना है, यानी जल विद्युत परियोजना भी है और बाढ़ नियंत्रण योजना भी है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। इसका विकास किसके द्वारा किया जाएगा? तो एनएचपीसी लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया जाएगा। इसके तहत 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध के रूप में भी जाना जाएगा। लक्ष्य क्या है इस परियोजना का? 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण करना, स्टोरेज करना और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला बांध बन जाएगा। इसके माध्यम से प्रति वर्ष 11,223 मिलियन यूनिट जल विद्युत का जो है उत्पादन होगा। इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? दिबांग नदी पर किया जाएगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? दिबांग नदी का तिब्बत की सीमा के पास से जो है दिबांग नदी निकलती है। सेला सुरंग जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। 9 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो इसका निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और बीआरओ के द्वारा किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया? तो प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत जो है सेला सुरंग का निर्माण किया गया है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 13,000 फीट है। यह विश्व की सबसे लंबी दूरी 2 लेन यानी डबल लेन वाली सड़क सुरंग है और इस सुरंग के निर्माण से तेजपुर से लेकर के तवांग तक की यात्रा में जो समय लगता था उसमें कमी आएगी और हर मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहेगी। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका अनावरण किया गया। ये किसकी प्रतिमा है या किससे संबंधित प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, तो ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा है जो कांसे की बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है और मंच सहित यानी पूरा जिस प्लेटफॉर्म पर ये स्थापित की गई है मूर्ति, उसको भी अगर काउंट कर लिया जाए तो इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई जो है वो 206 फीट की है। यह विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। एकात्मकता की मूर्ति, एकात्मकता की मूर्ति जो है वो किससे संबंधित है? ये आदिगुरु शंकराचार्य से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो पुनासा तहसील है उसमें मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई 108 फीट है। यह 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी जैसे आधार पर टिकी हुई है। इसका अनावरण कब किया गया? तो 21 सितंबर 2023 को इसका अनावरण किया गया था मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। लाचित बरफुकन शौर्य की प्रतिमूर्ति, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे स्थापित की गई है सर? ये असम के जोरहाट में स्थापित की गई है। 9 मार्च 2024 को पीएम मोदी ने कांसे की इस प्रतिमा का अनावरण किया था। इस प्रतिमा को जो नाम दिया गया है वो शौर्य की प्रतिमूर्ति का नाम दिया गया है। इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया? रामबी सुतार ने। ठीक है। लाचित बरफुकन कौन थे? तो ये असम के जो अहोम साम्राज्य था उसकी सेना के जनरल हुआ करते थे। 1761 ईस्वी में सराय घाट के युद्ध में इन्होंने असमिया सैनिकों को प्रेरित किया, जिससे मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। असम में राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पर हर वर्ष 24 नवंबर को लचित बरफुकन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में बात करते हैं। 29 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी है। देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना लक्ष्य जो है इस योजना के अंतर्गत रखा गया है। प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव भी विकसित किया जाएगा। कॉप 26 में पीएम मोदी के द्वारा जो घोषणा की गई थी कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2030 तक 500 गैर जीवाश्म आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में भारत का जो स्थान है ग्लोबली 5वां है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, ये देश भर की बालिकाओं महिलाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में सीखने का अवसर प्रदान करेगा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम इन्हें विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र में महिलाओं का क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। महिलाओं के लिए 150 नियोजित स्थानों पर स्टेम प्रयोगशालाएं भी इसके तहत निर्मित की जाएंगी। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, पीएम मोदी ने इस सेंटर का उद्घाटन कर्नाटक में किया है। और ये बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। यह अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सुविधा के रूप में जाना जाएगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। स्वाति पोर्टल क्या है? 11 फरवरी 2024 को विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है 11 फरवरी को, इसके अवसर पर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, स्वाति पोर्टल को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये एक संपूर्ण संवादात्मक डेटाबेस है। इसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला था 6060.51 करोड़ रुपए। और इसके बाद में दूसरे स्थान पर रही थी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। डेटा आपको याद नहीं रखना है, यानी कितना कितना चंदा मिला ये जरूरी नहीं है, क्रम जरूर याद कर लेना। सबसे ज़्यादा बीजेपी, उसके बाद में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, फिर आपके बाद में आईएनसी आ जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर आता है इसका भारत राष्ट्र समिति, और उसके बाद में बीजू जनता दल। ये 5 जो है सबसे बड़ी पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, जिनको चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला था। चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र, ये क्या होता है? चुनावी बॉन्ड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत का नागरिक हो। ये जो बॉन्ड होते थे ये अप्रतिदेय होते थे और 15 दिनों के भीतर इनको न भुनाने पर उस बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में इनको जमा करा दिया जाता था। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 एन के तहत पंजीकृत और लोकसभा या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल मतों के न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाला दल ही चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के लिए पात्र होता था। यानी इसकी ये क्या थी? एलिजिबिलिटी थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक को अधिकृत बैंक के रूप में अधिसूचित किया गया था। भारत रत्न 2024 इम्पोर्टेंट है। इसमें देखेंगे हम किस किस को मिला है। भारत रत्न जो है आप जानते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। अब तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 2024 में 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर जी, चौधरी चरण सिंह जी, नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और लाल कृष्ण आडवाणी। इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। इसकी परंपरा कब स्टार्ट हुई थी? 1954 में भारत रत्न देने की जो परंपरा थी उसको शुरू किया गया था। तो सबसे पहले वन बाई वन जानते हैं इन 5 व्यक्तियों के बारे में। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे। ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ थे और शिक्षक थे। जननायक के नाम से इनको जाना जाता है। ये 2 बार बिहार के सीएम के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। 1978 में मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को लागू कराने का काम इन्होंने किया था। जननायक एक्सप्रेस का संचालन दरभंगा जंक्शन और अमृतसर जंक्शन के मध्य होता है और ये एक्सप्रेस भी इन्हीं के नाम पर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के जो भी संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक रहे हैं और 2002 जून से मई 2004 तक ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। यह सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और राम मंदिर के निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। भारत रत्न 2024 में चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में बात करते हैं। ये 1979 से लेकर के 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नामक एक पार्टी की स्थापना करी थी। 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में जो है चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है।
पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर के 96 तक भारत के पीएम रहे। इनके नेतृत्व में तत्कालीन केंद्र सरकार ने व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई थी। इन्हें प्राय भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ठीक है। भारत रत्न एमएस स्वामीनाथन, ये कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। टाइम मैगजीन ने इन्हें 20वीं सदी के बीच सबसे प्रभावशाली एशियाई लोगों में से एक के रूप में सम्मानित किया था। इन्होंने वर्ष 1998 में चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना भी करी थी। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन किया। ये कहाँ पे रहेगा? ये पटना में स्थित रहेगा और ये भारत के साथ साथ एशिया में भी पहला अपने प्रकार का इकलौता सेंटर है, इकलौता केंद्र है। इसका लक्ष्य है डॉल्फिन अनुसंधान के लिए एक व्यापक सुविधा के रूप में कार्य करना। इसमें डॉल्फिन की भोजन संबंधी आदतों, बदलते पर्यावरण में उसकी अनुकूलता, इन सभी चीज़ों का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च करी जाएगी। नदी डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारियों का समूह है जो विशेष रूप से कहाँ पाई जाती है? मीठे पानी में पाई जाती है। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है किया और ये सेतु जो है, ये पुल जो है ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारकादीप से जोड़ता है। इस सेतु की कुल लंबाई है 2.32 किलोमीटर। देश का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है ये। ठीक है, केबल जो पुल होते हैं, केबल बेस्ड पुल जो होते हैं, वो सबसे लंबा पुल है देश का। देवभूमि द्वारका गुजरात में कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में स्थित एक जिला है और बेट द्वारकादीप पर जो है बेट द्वारकाधीश मंदिर भी है। ये चीज़ें भी यहाँ से आपको याद रखनी है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक जो है वो पारित किया गया है। उत्तराखंड इस तरीके का विधायक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 201 के अधीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इनको स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, इस विधेयक को भारत के संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है और यह एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस विधेयक में कोई प्रावधान जो है वो लागू नहीं होगा। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में बात करते हैं। 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री राम के बाल रूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मोदी जी ने 11 दिनों के लिए एक विशेष नियम का भी कठोरता से पालन किया। 5 फरवरी सन 2000 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की घोषणा जो है वो लोकसभा में करी थी। 11 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम से संबंधित कुछ तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की, जैसे कालाराम मंदिर, पंचवटी धाम जो कि नासिक में है, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री रामास्वामी मंदिर जो कि केरला में है, श्रीरंगम तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु और धनुषकोडी जो कि तमिलनाडु में। इन सभी तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा भी पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। श्री राम लला प्रतिमा की जो विशेषताएं हैं वो भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। प्रतिमा के मूर्तिकार कौन है, किसने तैयार की है? तो कर्नाटक के अरुण योगीराज के द्वारा ये मूर्ति तैयार की गई है। इस प्रतिमा का निर्माण कर्नाटक से लाए गए 2.5 अरब वर्ष पुराने काले ग्रेनाइट के पत्थरों के प्रयोग से किया गया है। मूर्ति का जो वजन है वो लगभग 200 किलो के आसपास है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट के आसपास है। श्री राम के बाल रूप को कमल के फूल के आधार पर खड़ी हुई मुद्रा में इस मूर्ति के अंतर्गत दर्शाया गया है। श्री राम के प्रतिमा को गर्भगृह में, मंदिर का जो गर्भगृह होता है उसमें 18 जनवरी सन 2024 को स्थापित किया गया, जबकि इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई वो 22 जनवरी 2024 को हुई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताओं को थोड़ा सा देखते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर में जो मंडप है उनकी संख्या 5 रहेगी, 5 मंडप होंगे। उनके नाम देखेंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के पास में पौराणिक काल का सीताकूप विद्यमान रहेगा। मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग कहीं पे भी नहीं किया गया है। गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर जो है वो राजस्थान से लाया गया है और लकड़ी जो है वो महाराष्ट्र से मंगाई गई है। लकड़ी के दरवाजे हैदराबाद जो कि तेलंगाना है वहाँ से लिए गए हैं और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंतर्गत जो सूर्य तिलक यंत्र है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष श्री रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे लगभग 6 मिनट के लिए सूर्य की जो किरणें होंगी वे श्री राम लला के मूर्ति जो है उनके माथे पर पड़ेंगी। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इसके लिए भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु ने सूर्य पथ एवं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स पर
आधारित एक टेक्नोलॉजी की हेल्प यहाँ पे ली है। CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने सूर्य तिलक यंत्र को डिजाइन किया है। इसी संस्थान ने मुख्य मंदिर की जो संरचनात्मक डिजाइन है उसमें भी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये इसका पहला पार्ट है, छोटे-छोटे पार्ट्स जो है मैं इसके बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो आपको या तो आज लेट नाइट में ही मैं अपलोड कर दूँगा या सुबह के आस-पास जो है 6-7 बजे के आस-पास इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं और जो कि एक तरीके से जहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे जो है रखा गया है। तो इसको सिर्फ़ आपको सुनना है, स्पीड में करके सुन सकते हैं 1.5 या 2 की स्पीड पे आप इसको चला करके सुन सकते हैं, मैगज़ीन को सामने रख सकते हैं। इससे क्या होगा चीज़ें तरोताज़ा जो करंट अफ़ेयर से जुड़ी हुई हैं वो आपके दिमाग में बनी रहेंगी और क्योंकि पेपर में ज़्यादा समय बचा नहीं है तो इस वजह से जीएस को अलग से किसी चीज़ से मत पढ़ना, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसका जो है रिवीजन आप लगातार करते रहें। करंट अफ़ेयर्स को रिवाइज़ करते रहें, करंट अफ़ेयर्स को जितना ज़्यादा बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।